अगला चैप्टर राष्ट्रपति है पॉइंटर के तहत। तो देखते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। कथन है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। सही है। कारण राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा होती है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। कथन कर रहा है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। सही है। कारण कर रहा है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कह रहा है। एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा वहाँ निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यहाँ नोट भी दिया हुआ है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। हो सकता है कि अगले निर्वाचन में इनको शामिल कर लिया जाए। तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के संबंध में सही नहीं है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये गलत है। अब निर्वाचक मंडल पूर्ण हो या ना हो, राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है और लोकसभा के सदस्यों के मत का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के मत के मूल्य के समान होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के मत के मूल्य बराबर होते हैं, लेकिन प्रत्येक एमएलए के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। वो उनके जनसंख्या पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है। किसमें? राज्य विधानमंडल में यदि उच्च सदन का सदस्य है तो वह मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को कुल विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल से 1000 गुणक के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य क्या है? तो ये इस समय जो जनसंख्या काउंट की जाती है यह 1971 की जनगणना पर आधारित होती है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ना कि राज्यसभा का, और देश का नागरिक हो। बस यही 3 योग्यताएं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपने सदस्यता छोड़नी होगी। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद को सुप्रीम कोर्ट देखता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन पद ग्रहण कर लेंगे उस दिन से 5 वर्ष तक रहेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के महाभियोग द्वारा,
और भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपेंगे। जब उन्हें पद से हटाया जाएगा तो संसद के द्वारा महाअभियोग लगाया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाअभियोग आरोप लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने के लिए आवश्यक है राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाअभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं, लेकिन महाअभियोग में जो कि अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है उसमें भाग नहीं लेती। भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचक आवश्यक हो जाना चाहिए। रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए राष्ट्रपति का। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। 6 माह तक ये कार्य कर सकते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं अनुच्छेद 53 के तहत। कथन कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी, सही है। कारण कह रहा कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ये अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चूँकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के पुनर्विचार की शक्ति को जो है समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार बिल को धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। यदि वही बिल संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को वहां अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल इसकी अनुशंसा करते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। साधारण बिल के मतभेद में होगा। अभिव्यक्ति जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है, राष्ट्रपति का आशय होगा। यानी राष्ट्रपति 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुला सकता है और इसकी सूचना भी दे सकता है। जब किसी बिल में विवाद होता है, ये भी साधारण बिल के मामले में होता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन देखें तो राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, किंतु किंचित परिस्थिति पर अध्यादेश लागू कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह भारतीय डाकघर संशोधन बिल था। एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार यानी जेबी वीटो कहा जाता है। वह ज्ञानी जैल सिंह थे और ये भारतीय डाक संशोधन बिल पर इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था।
राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं अनुच्छेद 111 के तहत। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेज सकते हैं, विधेयक को रोक कर रख सकते हैं, किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कह सकते हैं, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए भी कह सकते हैं। ये इनके विवेकाधिकार शक्ति है। निम्न विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। विधेयकों पर स्वीकृति लेने के दौरान मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ये अध्यादेश की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है 6 सप्ताह तक। यानी अध्यादेश का जो है जीवन 6 सप्ताह तक ही होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की। राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत के महान्यायवादी को, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को और एक राज्य के राज्यपाल को। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचक आयुक्त को। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता उपराष्ट्रपति को, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करता है अनुच्छेद 160 के तहत। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। इनका अधिकार राज्यपाल के पास होता है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143। यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से किसी भी प्रश्न पर परामर्श ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह परामर्श को स्वीकार करते हैं या नहीं करते। संविधान के अनुसार शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति एक न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित है क्षमा करना, लघुकरण करना, परिहार करना, विराम करना और प्रविलंबन करना। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त पराधिकार हैं औपचारिक पराधिकार हैं और विधिक पराधिकार हैं। संवैधानिक और नाममात्र के पराधिकार प्राप्त हैं भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाए संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को, सबको संसद के पटल पर रखवाने का कर्तव्य भारत के राष्ट्रपति को है। वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है, तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना। एक वित्तीय बिल और दूसरा संविधान संशोधन बिल, इनको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल अभिभाषण तैयार करता है। कथन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, सही है।
और भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। कार्यकारी शक्तियाँ उनमें निहित होती हैं, लेकिन उनका उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं, यानी अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है, जबकि भारत में संसदीय सरकार अपनाई गई है। कथन कह रहा है राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही है। कारण कह रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये भी सही है। और कारण कथन की व्याख्या भी कर। कथन कह रहा है रक्षा बलों को सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है, सही है। कारण कह रहा है प्रधानमंत्री सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियों की विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ये गलत है, ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये बिहार से थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति ये नीलम संजीव रेड्डी जी थे, जो सर्वसम्मत से चुने गए थे, क्योंकि इनके अपोजिट में कोई विरोधी में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं था। फखरुद्दीन अली अहमद जो कि राष्ट्रपति के रूप में थे, इनकी अवधि 1974 से 1977 तक थी। एन संजीव रेड्डी की अवधि 1977 से 1982 तक थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की 1967 से 1969 तक थी और वीवी गिरी की 1969 से 1974 तक थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकट रमन में से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं थे। इसके अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो गए, जाकिर हुसैन हो गए और आर वेंकट रमन ये उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी में से वह भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे, तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक शासक या दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध वीवी गिरी जी का रहा और भारत के राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, वह मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला ऐसे जस्टिस थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। वे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहे थे, तो वे वीवी गिरी थे जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे। सत्य कथन देखना है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो सभी कथन सही हो जाएंगे। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाता, गलत हो जाएगा। भारत का पद संविधान के ऊपर है, ये भी गलत हो जाएगा। पद संविधान के ऊपर नहीं है, सभी संविधान के अंदर ही कार्य करते हैं। नोट देखते हैं, भारत राष्ट्रपति पर उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में दीवानी यानी सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम में देखना है, तो व्यक्ति के रूप में वो 12वीं राष्ट्रपति थी और अगर कार्यकाल के अनुसार देखा जाए तो उनका स्थान 14वां है। एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है और इसके बाद अधिनियम बन जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वह बिल जो है अधिनियम बन जाता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस में लागू होती है, तो यह उक्ति राष्ट्रपति में लागू होती है।
वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से बिहार का राज्यपाल रह चुका है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी रह चुके थे। इस समय द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था। अब उपराष्ट्रपति को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। सही कथन देखना, राष्ट्रपति के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये सही है। कथन कह रहा है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्य होगा। सही है। कारण उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कारण भी सही है। कथन कारण दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी हो। उपराष्ट्रपति से संबंधित कथन देखना है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है। दोनों सही हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा। उपराष्ट्रपति सीधे चुने जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति भारत के द्वितीय उच्च प्रतिष्ठित पदाधिकारी होते हैं। उनके पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य यानी दायित्व नहीं होता, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में सभी सही है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है राज्य परिषद यानी राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति यानी जो कि पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन है? वो उपराष्ट्रपति हैं, और उपाध्यक्ष वो उपसभापति का राज्यसभा के सदस्यों में से निर्वाचन होता है, चुना जाता है। किस सभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो वो राज्यसभा के हैं। इनके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ये महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी और KR नारायण ये सभी राजदूत भी रहे या उच्चायुक्त के पद पर भी थे। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 12वां क्रमांक है उपराष्ट्रपति के रूप में। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।